सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दिवाली। एक बार फिर से बेटा केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा यूनिट सेकंड, जिसका नाम है बेटा सॉल्यूशन। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि अब तक कौन कौन से क्वेश्चन अपने को पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा 2012 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड राइट वन यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा है ऑस्मोसिस कि जब एक साइड में हो अपने पास सॉल्यूशन, एक साइड में हो सॉल्वेंट, और इनको अपन सेपरेट कर दे बेटा किससे, एसपीएम से। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं बेटा किधर, सॉल्यूशन की ओर, यानी हाई कंसंट्रेशन की ओर। ये प्रोसेस होती है बेटा ओस्मोसिस। कौन सी होती है, ओस्मोसिस। और ये पूछ रहा है रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ओस्मोसिस की बात करें तो अगर अपन सॉल्यूशन की साइड से, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, इससे ज्यादा अगर प्रेशर एक्सटर्नल अपन प्रेशर इस पे अप्लाई करें सॉल्यूशन की साइड से, तो जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है, चेंज हो जाती है। मीन्स अब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे बेटा, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यूज होता है बेटा इसका इसका यूज किया जाता है डीसैलाइनेशन में, वाटर के डीसैलाइनेशन में। ठीक है, और वो कौन सा वाटर बेटा, सी वाटर जो होता है, उसमें से जो सॉल्ट वगैरह होते हैं उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि न्यूमेरिकल पार्ट है, इफ द डेंसिटी ऑफ 10% WW aqueous H2SO4 is 1.84 gram per semi cube. Calculate molality of H2SO4 solution. तो बात करें इसकी तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बेटा गिवन, इसमें क्या क्या दिया हुआ है ना। तो ये कह रहा है 10% WW मीन्स हो गया मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज होता है बेटा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसको अपन मास परसेंटेज बोलते हैं। 10% दे रखा है मीन्स यहाँ पर W2 मीन्स यहाँ पर होता है बेटा मास ऑफ सोल्यूट, तो वो कितना हो गया 10 ग्राम। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो कितना हो गया 90 ग्राम, क्योंकि दोनों 100 होने चाहिए अपने पास। डेंसिटी यहाँ पर बेटा दी हुई है 1.84 ग्राम पर सेमी क्यूब। क्लियर। और मोलेलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है बेटा, मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो मोलेलिटी की अगर अपन बात करें तो मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है बेटा M इज इक्वल W2/M2 और 1000 अपॉन W1। ठीक है, W2 दे रखा है अपने को 10 ग्राम। M2, अब M2 की बात करें तो M2 होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पर कौन है बेटा, H2SO4। सोल्यूट कौन है, H2SO4। तो H2SO4 का अपने को मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो इन सभी के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। तो बताओ 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये अपने पास आएगा बेटा 98। क्लियर। अब W2 दे रखा है अपने को 10, M2 दे रखा है 98 और 1000 अपॉन W1 दे रखा है बेटा 90। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से 1000 में आपको 98 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास अप्रोक्स जो आंसर आएंगे 1.1 स्मॉल m, जो कि इसकी यूनिट होती है, या फिर मोल पर केजी
या फिर मोलल भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखना। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर जो कि क्या होता है बेटा, आई होता है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अपने पास देखो क्या क्या है। CaCl2, तो इससे अपने को Ca+2 और 2Cl माइनस आयंस मिलेंगे बेटा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल होता है बेटा ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है। ऑब्जर्व्ड अपने पास है 3 मोल, 1 मोल इसका हो गया, 2 मोल इसके हो गए, और इसका 1 मोल है बेटा। तो इसके लिए CaCl2 के लिए आई इज इक्वल आएगा 3। क्लियर। सेकेंड है KCl, तो KCl में बेटा 2 टाइप्स के आयन बनेंगे, K प्लस और Cl माइनस। तो इधर 2 मोल हो गया, इधर 1 मोल हो गया। क्लियर। तो इसके लिए आई आ जाएगा 2। फिर है Al2SO4 का होल ट्राइस। इसमें देखो बेटा 2Al है, 3SO4 है, तो टोटल हो गया 5। तो इसके लिए आई की वैल्यू आ जाएगी 5। और फिर है C12 है, H22O11। इसका आयनाइजेशन होगा नहीं बेटा, तो इसकी आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। क्लियर है। तो अब यहाँ से सबकी आई की वैल्यू अपन ने निकाली। आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा। तो सबसे ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर किसका आया, Al2SO4 का, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट नंबर पे आज इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, तो ये सबसे कम हो गया C12H22, तो ये तो 1 हो गया। फिर इस पे 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 3 नंबर पे ये आ जाएगा, 4 नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो अपन इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर को लिख सकते हैं, देखो किस प्रकार से बेटा। अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली सभी के लिए। तो इंक्रीजिंग का मतलब है यहाँ कि सबसे कम किसका होगा, उसके बाद किसका होगा। तो सबसे कम यहाँ पर आएगा बेटा किसका, C12 है, H22O11। उसके बाद KCl, फिर आएगा बेटा CaCl2, और उसके बाद आ जाएगा Al2SO4 का होल ट्राइस। क्लियर बेटा, ओके। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई तो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं अपन। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। यानी जिसके लिए वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन है बेटा। चलो लिखते हैं एक बार इनको। एक तो है Na2SO4, क्लियर। फिर है NaCl, ओके। फिर है बेटा C6H12O6, ओके। और उसके बाद है Al2SO4 का होल ट्राइस। क्लियर। वन टॉप फैक्टर देखना है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो बेटा। डायरेक्ट कैसे, आप बताओ इसमें टोटल आयन कितने बनेंगे। सोडियम के 2 हैं, सल्फेट का 1 है, तो टोटल आई हो गया 3। इसमें टोटल आयन कितने बनेंगे बेटा, 2। इसका आयनाइजेशन होगा नहीं, ग्लूकोज फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, तो इसका 1 ही रहेगा। और इसके टोटल आयन देख लो आप कितने हैं बेटा, Al2 2 है, SO4 3 है, तो इसके हो गए 5। क्लियर, 5 हो गए। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। तो वांट ऑफ फैक्टर बेटा जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ से सबसे कम वांट ऑफ फैक्टर इसका है, तो सीधी सी बात हो गई C6H12O6 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। उसके बाद आ जाएगा बेटा NaCl, फिर आ जाएगा Na2SO4, और सबसे लास्ट में आ जाएगा Al2SO4 का होल ट्राइस। इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट अपन का इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है डिफाइन डिफाइन करना अपने को। बात करते हैं देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर की। किसकी बात करेंगे बेटा? एजियोट्रोपिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर एंड गिव एग्जांपल। क्लियर? तो बात करते हैं देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है बेटा कि अगर मान लो इसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी। ठीक है। इनका एक फिक्स रेशियो में इनको मिक्स किया जाता है और जब इनका बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है तो बेटा इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है बेटा? सेम। यानी ये कह सकते हैं कि वे मिक्सचर जिनका लिक्विड एंड वेपर फेज में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो या सेम कंपोजिशन हो उनका और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर उनकी वेपर बनती है या बॉईल होते हैं, उनको कहा जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सर। कह रहा है एग्जांपल, तो एथेनॉल प्लस वाटर बेटा। एथेनॉल प्लस वाटर हो गया। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस वाटर हो गया। ये एग्जांपल है बेटा किसके? एजियोट्रोपिक मिक्सर के। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की बात करें तो देखो बेटा न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल कह रहा है बेटा कि अपने को if the density of 10% W aqueous Ki is 1.202 gram per semi cube, then calculate molarity of Ki solution। तो अपने को सबसे पहले इसमें देखना है गिवन बेटा। तो चलो गिवन की बात करते हैं। तो वही चीज अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 10% W के आई सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, के आई का सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन तो मास परसेंटेज में सॉल्यूशन का कितना लिया जाता है? परसेंटेज आ गई तो 100 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट की बात करें तो वो आ जाएगा बेटा जितना परसेंट दे रखा है उतना 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट वो आ जाएगा बेटा 90 ग्राम। क्लियर? और डेंसिटी दे रखी है बेटा, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.202। क्लियर? तो यहां से अपने को चाहिए क्या? मोलरिटी। ओके। तो देखो मोलरिटी की बात करें अपन तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास। हाँ, मोलरिटी मोलरिटी इज इक्वल होता है W2/N2 और 1000 अपॉन V। बिल्कुल W2, बिल्कुल बेटा ये रहा अपना W2। क्लियर? M2 अपन कैलकुलेट करेंगे बेटा क्योंकि Ki दे रखा है अपने को। तो Ki पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, आयोडीन का 127 होता है बेटा। तो ये हो गया 166। ये किसका हुआ अपना? Ki का मोलर मास। क्लियर? V V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को नहीं दे रखा है लेकिन अपन ने पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल सही बेटा। तो वॉल्यूम इज इक्वल मास अपॉन डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास ये रहा बेटा अपने पास 100 ग्राम। क्लियर? और डेंसिटी दे रखी है 1.202। तो ये आ गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सारी वैल्यू अपने को किसमें इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, रख देनी है, तो अपने पास आ जाएगा बेटा सॉल्यूशन इसका। तो चलो भाई मोलरिटी की बात करें तो देखो मोलरिटी फॉर्मूले में रखते हैं अपन मोलरिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल W2। बिल्कुल बेटा W2 हो गया अपने पास 10 ग्राम। क्लियर? और M2 होता है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो आ गया अपने पास 166। क्लियर? और 1000 अपॉन बोलो बेटा ये वॉल्यूम हो गया अपने पास। तो वॉल्यूम हो गया 100 और 1.202 ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी बेटा।
और ये 100 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120.2 अपॉन 166, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 10.72 के अप्रोक्स आप कैलकुलेट करके देखना, ये इसका आंसर आ जाता है। क्लियर? तो ये अपना हो गया न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है बेटा, ये भी बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर से न्यूमेरिकल पोर्शन ही है बेटा। 5 ग्राम, एक मिनट, हाँ, 5 gram NaOH is dissolved in 500 ml water. Then calculate molarity of this solution. तो वही चीज बेटा अपने को सबसे पहले लिखना है गिवन। तो गिवन क्या दिया हुआ है, देखो 5 ग्राम NaOH, यानी ये सोल्यूट हो गया अपने पास। 5 ग्राम यानी इसका मास दे रखा है 5 ग्राम, और मोलर मास अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। NaOH सोल्यूट है, अपने को इनका सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये हो गए अपने 40। ठीक है, ये वीडियो आप तभी देखना बेटा जब आप चैप्टर पढ़ लो एक बार ढंग से, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, इजीली हो जाएंगे बेटा। ठीक है, और फिर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, यानी V इक्वल दे रखा है 500 ml। और अपने को अब क्या करना है बेटा, इसमें मोलेरिटी क्या करना है, मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन M2 1000 अपॉन V। ये 1000 इसलिए लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम अगर ml में हो तो 1000 वाला फॉर्मूला लेते हैं, अदरवाइज लीटर में हो तो 1 ही लगाएंगे। तो W2 दे रखा है बेटा 5 ग्राम, बिल्कुल सही है 5 ग्राम। M2 अपन ने कैलकुलेट किया है 40 ग्राम बेटा। ठीक है, और 1000 अपॉन वॉल्यूम है बेटा 500। क्लियर? तो बताओ 10 10 10 से 10, क्लियर? 5 से 5, ये 0 से ये 0, तो अपने पास आया 1/4। तो 1/4 यानी 0.25, कितना आएगा 0.25 कैपिटल एम। क्लियर बेटा? ये बात हुई अपने इस पोर्शन की, न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो भी बेटा न्यूमेरिकल ही आया हुआ है, यानी दोनों क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल पोर्शन से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, देखो बिल्कुल देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ, 0.2 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये अपने को गिवन लिखते हैं, पहले अपन इसमें गिवन लिखते हैं। वॉल्यूम दे रखा है 0.2 लीटर के लिए। प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल बेटा W2 1.26 ग्राम प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन बेटा, और ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है यानी पाई, पाई इज इक्वल है 2.57 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, यानी M2 अपने को कैलकुलेट करना है। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये अपने को दे रखा है R की वैल्यू, जो कि गैस कांस्टेंट होती है बेटा। क्लियर? तो अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मोलर मास, है ना। तो मोलर मास अपन बात करें तो देखो, मोलर मास की बात करें तो इसमें एक फॉर्मूला अपने अप्लाई होगा, कौन सा बेटा, और वो होगा अपने पास पाई इज इक्वल W2 अपॉन M2 इंटू RT अपॉन V। क्लियर? RT अपॉन V। बताओ W2 दे रखा है बेटा, बिल्कुल ये रहा, कितना है बेटा 1.26,
M2 अपने को कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू भी दे रखी है बेटा 2.57 इंटू 10⁻³ क्लियर। आर की वैल्यू भी दे रखी है 0.083। टी की वैल्यू भी है 300 केल्विन और वी की वैल्यू भी है बेटा 0.2। तो इस M2 को अपन इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 126/2.57 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.083 और 300/0.2 केल्विन। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 61022 के अप्रोक्स इसका आंसर आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको इस प्रकार से करना है इसको सोल्व। क्लियर? ओके बेटा, उसके बाद देखना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल पार्ट से ही है बेटा। वो भी किससे है? न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। तो चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक 9 500 ml of solution contains 4 gram of NaOH. Calculate its molarity. Calculate its molarity. क्लियर है? तो चलो बात करते हैं अपन इसकी मोलरिटी की। तो वही पॉइंट आ गया, ये तो अभी अभी आया था बेटा 5 ग्राम आया था ना। ये 7 देखो, 7 क्वेश्चन देखो, इसमें बस 5 ग्राम था, इसमें आ गया 4 ग्राम। क्लियर है? बस इतना सा चेंज है। तो आप अकॉर्डिंग टू 7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। क्लियर? फिर बात करते हैं अपन 10 क्वेश्चन की। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द कर्व obtained by plotting a graph between vapor pressure and temperature of pure solvent and a solution respectively। एक ग्राफ है बेटा, और ये ग्राफ अपने देखो, अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी अपन ने चैप्टर में सॉल्यूशन में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एक तो अपना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा। तो दोनों की ग्राफ है, और वो ग्राफ है बेटा किस किस के बीच में? प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बीच में। ठीक है, और वो ग्राफ ये होती है बेटा, ध्यान से समझना इसको। टेम्परेचर, ओके, और इधर आ जाएगा वेपर प्रेशर। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है बेटा? हाई होता है, ग्रेटर होता है देन सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये बताओ इन दोनों के बीच में लिखनी है। तो अपन जैसे अपन बात करें कि वेपर प्रेशर हाई किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का। तो उसकी ग्राफ को अपन ऊपर बना लेते हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो बेटा उसकी ग्राफ को अपन नीचे बना लेते हैं, है ना। और अपन इनके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर पे इक्वल करेंगे। तो देखो ये इक्वल हो गया यहाँ पर, तो इसको आप नीचे टेम्परेचर के साथ लिखेंगे, यानी ये तो हो गई प्योर सॉल्वेंट की बेटा। ठीक है, और ये हो गई किसकी? सॉल्यूशन की। तो और इसको इसके साथ करेंगे टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ से इसको तो अपन डिनोट करते हैं टीबी नोट से, और इसको करते हैं टीबी से, और दोनों का डिफरेंस होता है डेल्टा टीबी, जिसको बोलते हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ आपको इसमें बनानी है। क्लियर? ओके, फिर अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। What happened to vapor pressure of water if a tablespoon of sugar is added to it? Okay बेटा, अपने पास ये वाटर है। क्लियर? ओनली वाटर, और ओनली वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है बेटा, प्योर सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? और अपने को इसमें ऐड करनी है 1 टेबल स्पून शुगर। और जैसे इसमें शुगर ऐड करेंगे बेटा तो आपको पता है सभी को ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। और अपने को पता है शुगर है वो एक नॉन वोलेटाइल
सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसकी वेपर नहीं बनती है। क्लियर। तो यहां से ये पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, हमेशा प्योर सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो जब भी अपन इसमें टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे मीन्स वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्लियर। तो देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, will the elevation in boiling point be same if 0.1 mole of NaCl and 0.1 mole of sugar is dissolved in 1 liter of water। ये कह रहा है कि अगर अपन 1 लीटर वाटर अपने पास और इसके अंदर 0.1 मोल तो NaCl ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 मोल तो NaCl ऐड कर दिया और 0.1 मोल ही अपन ने शुगर ऐड कर दिया। क्लियर। तो क्या चेंजेज आएंगे, क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, ओनली वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के रेशियो पर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे। क्लियर। तो नेचर यहाँ अलग अलग है दोनों का, ये NaCl है ये शुगर है, बट अपने को पता है इसके कितने पार्टिकल बनेंगे, दो। बट इसका कोई भी पार्टिकल नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट है मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट। तो यहाँ सेम नहीं आएगा, क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पीछे अपन एक क्वेश्चन सोल्व किया था उसी से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कैन वी सेपरेट द कंपाउंड्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। है ना, एजियोट्रोपिक मिक्सर अभी अभी बात किए थे बेटा अपन एजियोट्रोपिक मिक्सर मिक्सर की। और वो क्या था बताओ, एजियोट्रोपिक मिक्सर था कि जिसमें लिक्विड एंड वेपर फेज में जिनका कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। मतलब उनकी वेपर जो है वो सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनेगी। यानी ए और बी एक एजियोट्रोपिक मिक्सर है जिसमें ए बी दो कंपोनेंट है, और इनकी वेपर की अगर अपन बात करें तो वो सेम टेम्परेचर पे बन रही है बेटा। तो क्या अपन इस मेथड से, क्योंकि ये मेथड क्या होती है बेटा, जिसमें दो या दो से ज्यादा टू और मोर ऐसे सॉल्यूट या सॉल्यूशन हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज में आती है। बट एजियोट्रोपिक मिक्सर को अपन इस मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बेटा, सीधा सा रीजन हो गया, बिकॉज एजियोट्रोपिक मिक्सर का जो कंपोजिशन है वो वेपर एंड लिक्विड फेज दोनों में क्या होता है बेटा, सेम होता है। यानी दोनों की वेपर सेम टेम्परेचर पे बनती है, इसलिए इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर। उसके बाद आया बेटा अपने पास व्हाट हैपन टू बॉइलिंग पॉइंट इफ ए टेबल स्पून शुगर इज एडेड टू इट। अभी आया था पीछे सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि शुगर ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम ज्यादा होता है किससे, सॉल्वेंट से, वाटर से। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये कह रहा है कि कौन डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, मोलर, मोलर मतलब बेटा मोलरिटी, और मोलरिटी होती है W2/m2 इंटू 1/v। क्लियर। और मोलरिटी होती है बेटा W2/m2 इंटू 1/W1। बिल्कुल। यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट यहाँ आ रहा है मास, और मास बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से कौन डिपेंड करेगा, कौन नहीं करेगा, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी सेम 0.1 मोल ऑफ शुगर 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज? बिल्कुल बेटा सेम होगा, क्योंकि इनका दोनों का ही वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। फिर कह रहा है राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं अपन, फिर से देख लो। W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V। 1000 इसलिए बेटा अभी 1 भी लगाया था मैंने। 1 कब लगाएंगे, जब वॉल्यूम लीटर में हो, और 1000 कब लगाएंगे, जब वो ml में हो। क्लियर। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज, यानी पाई दे रखा है, गिवन लिखते हैं पहले अपन। पाई दे रखा है बेटा 0.0821, ठीक है। एंड टेम्परेचर दे रखा है बेटा 400 केल्विन। क्लियर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी सी अपने को कैलकुलेट करनी है, और आर की वैल्यू आपको दी हुई आएगी बेटा 0.82, ठीक है। तो पाई इज इक्वल होता है फॉर्मूला सी आर टी। क्लियर। तो सी इज इक्वल हो गया पाई अपॉन आर टी। पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू है। कैलकुलेट करना आपको है, फॉर्मूले में रखो और कैलकुलेट करो बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने 2015 तक के क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।